हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रेडिकल कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आरबीएससी क्लास 10th साइंस का चैप्टर 6 पढ़ा था, जिसमें हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कौन सा? केमिकल रिएक्शंस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो जो हमने पीछे पढ़ा कि केमिकल चेंज होता है, क्या होता है? केमिकल चेंज। इस केमिकल चेंज के अंदर हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनता है। पढ़ा था हमने पीछे कि इसमें हमारे पास क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस होता है जिसका केमिकल कंपोजिशन उसके ओरिजिनल कंपाउंड से अलग होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो केमिकल चेंज हुआ, इसी को क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। किसी भी सब्सटेंस में जो केमिकल चेंज होता है उसी को क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने क्या किया कि हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन था, उस मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया, जो कि सॉलिड होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने इसको जलाया, तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, एक वाइट पाउडर निकलता है जो कि होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। तो यहाँ केमिकल चेंज होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में एक चीज़ और पढ़ी थी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, इन दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है तो यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। ठीक है। एक ऐसे ही हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल कार्बन का और ऑक्सीजन का था कि कार्बन को और ऑक्सीजन को जब हमने रिएक्शन करवाई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग होता क्या है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट और हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो दोनों में एटम्स बराबर होते हैं और इनका जो मास होता है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है। इसको एक बार हम प्रूफ करके देख लेते हैं, क्योंकि आपके बुक में भी ये दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टेंट की। तो यहाँ पर रिएक्टेंट है कार्बन, और कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12। ठीक है। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास होता है एक एटम का 16, तो 2 का कितना हो गया? 32। 2 का कितना हो गया? 32। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये हो गया 44। और सेम हमारे पास यहाँ भी एक कार्बन है तो 12 और 2 ऑक्सीजन है तो 32, तो दोनों का टोटल कितना हो गया? 44। तो यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है, ये कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, कि हमारे पास ये कौन कौन से टाइप की होती है। तो सबसे पहला जो आपने पहले भी पढ़ा होगा 8th क्लास में, वो होता है एडिशन रिएक्शन। कौन सा है? एडिशन रिएक्शन, या फिर इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको एडिशन रिएक्शन या फिर क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। जैसा कि आपको नाम से इसमें पता चलता है, एडिशन मतलब होता है ऐड होना। एडिशन मतलब क्या होता है? ऐड होना होता है। इसलिए ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट ऐड होते हैं, कंबाइन होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो इसमें है, रिएक्शंस इन विच 2 or more reactants combine with each other to form
सिंगल प्रोडक्ट आर नोन एज एडिशन रिएक्शंस। वापस बोलता हूँ एक बार, रिएक्शंस इन विच 2 or more reactants combine with each other to form single product are known as addition reactions। होता क्या है इसमें, मान लिया हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, एक तो है A और दूसरा है B। दोनों हमारे पास क्या होते हैं, ऐड होते हैं, रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद में एक नया कंपाउंड बनाते हैं, कौन सा, AB। एक नया कंपाउंड बनाते हैं, कौन सा, AB। मतलब इसका ये है कि यहाँ पर दोनों मिले और एक केवल सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ध्यान रखना, एडिशन रिएक्शन में हमेशा केवल क्या बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ये तो हो गई हमारे पास डेफिनेशन। अब हम बात करें कि अगर एग्ज़ाम में हमें एडिशन रिएक्शन के बारे में पूछे तो हमें क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद में ये लिखना है, फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एग्ज़ाम्पल। हमें उसके बाद में एग्ज़ाम्पल लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो है कंबशन ऑफ कोल। क्या दे रखा है, कंबशन ऑफ कोल। ये मैंने बहुत बार पीछे भी एग्जाम्पल बता दिया कि कोल को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ध्यान से देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ऐड होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हमारे पास जैसे मैग्नीशियम, अभी पीछे हमने एग्जाम्पल लिया कि जब मैग्नीशियम क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो यहाँ हमारे पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमेशा ध्यान रखना, आपको जब भी एग्ज़ाम में पूछे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद में एक नई जो इक्वेशन आपने पढ़ी नहीं, रिएक्शन वो पढ़ी नहीं, वो है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हमारे पास एक इक्वेशन होती है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथीन। देखिए होता क्या है, एथीन होता है एक हमारे पास सब्सटेंस, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक एथीन नाम का क्या है, सब्सटेंस है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड करना। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करना। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड की और जब यहाँ 2 हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं तो एक हाइड्रोजन इसके पास जाता है, एक हाइड्रोजन इसके पास जाता है और यहाँ पर बन जाता है CH3, यहाँ भी बन जाता है CH3 और ये जो डबल बॉन्ड है वो टूटता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। और ये जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। और एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस रिएक्शन में ध्यान रखनी है कि ये जो रिएक्शन है वो एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है, जिसको बोला जाता है निकल, जिसको बोला जाता है निकल, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब जो हमारे आगे सेकंड रिएक्शन है वो हमें दे रखी है, कौन सी, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड जो है वो कौन सी है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। या फिर हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा है 8th क्लास में इसको हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं और इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। देखिए और क्या होता है इसमें, देखिए हमारे पास होता क्या है कि जब किसी रिएक्शन में एक जो सब्सटेंस होता है वो दूसरे सब्सटेंस को रिप्लेस कर दे, रिप्लेस मतलब वो उसकी जगह से उसको डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, तो उसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। कैसे कि जैसे मान लिया हमारे पास एक कंपाउंड है AB, ठीक है, ये जो है वो एक सब्सटेंस से, एक एलिमेंट से रिएक्शन करता है C से। यहाँ जब हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होती है तो ये जो B है वो इस C को, या फिर C जो है वो B को क्या करे, रिप्लेस कर दे और A के साथ खुद आ जाए, कौन, C ने क्या किया, B को हटाया इसकी जगह से, रिप्लेस किया, डिस्प्लेस किया और उसकी जगह खुद आ गया और B को क्या कर दिया, हटा दिया। तो जब हमारे पास एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा दे, उसकी जगह से रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो उसी को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है।
अब हमारे पास होता क्या है, होता ये है, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, CuSO4 प्लस Zn का कॉपर सल्फेट को जिंक से हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। ठीक है, क्या होता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। होता क्या है कि हम जब कॉपर सल्फेट के वाटर सॉल्यूशन में, एक्वियस सॉल्यूशन में जिंक के छोटे छोटे टुकड़े जब हम डालते हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े जब हम डालते हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, ब्लू कलर होता है। कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में जब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं तो थोड़ी देर उसको रखने के बाद में ये जो ब्लू कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयर मतलब वो बिल्कुल भी हट जाता है, बिल्कुल पानी के जैसा हो जाता है। तो होता क्या है उसके अंदर होता क्या है कि जब ये जिंक इसके अंदर डाला जाता है तो जिंक कॉपर को हटा देता है और जिंक सल्फेट बना देता है। और जिंक सल्फेट का जो कलर होता है वो कलर लेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, इसलिए ब्लू कलर क्या हो जाता है, डिसअपीयर इसमें हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि ये जिंक जो है वो कॉपर को क्यों हटाता है इसकी जगह से, तो होता क्या है, इसके अंदर जिंक जो है वो रिएक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है, जिंक रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ये जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज हमें बुक में दे रखी है, उसको लर्न करने का जो तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको सबको एक अगले वीडियो में बताऊंगा, अलग से उसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप पहले रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में बात कीजिए। यहाँ रिएक्टिव एलिमेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट और दूसरे होते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक तो होते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट और दूसरे होते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ऐसे सब्सटेंस जो बहुत जल्दी किसी दूसरे से रिएक्शन कर लेते हैं उनको मोर रिएक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। ऐसे एलिमेंट जो किसी दूसरे से बहुत जल्दी रिएक्शन कर ले उनको मोर रिएक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। और ऐसे एलिमेंट जो थोड़ा धीरे रिएक्शन करते हैं उनको क्या बोला जाता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमने बताया, यहाँ होता क्या है, जिंक जो है वो थोड़ा जल्दी रिएक्शन करता है, इसलिए वो कॉपर को हटा देता है और कॉपर धीरे रिएक्शन करने के कारण वो हट जाता है, किससे, जिंक के द्वारा हटा दिया जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। अब आगे हमारे पास इसी डिस्प्लेसमेंट का एक और टाइप है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, देखिए ध्यान से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि दो कंपाउंड होते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट होता है, यहाँ पर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट होता है। ठीक है, यहाँ एक कंपाउंड और एक एलिमेंट होता है, जबकि हमारे पास इसमें दो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, यहाँ दो कंपाउंड कैसे होते हैं, जैसे हमने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया, यहाँ एग्जांपल लिया CuSO4 प्लस 2NaOH। ठीक है, हमने कॉपर सल्फेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाई, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ हमारे पास बनेगा NaSO4 प्लस, यहाँ हमारे पास बनेगा NaSO4 प्लस CuOH का, सॉरी Na2SO4 प्लस CuOH का होल ट्वाइस। मतलब हमारे पास बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। क्या बनता है, सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब हुआ क्या, देखो, ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है, ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है। यहाँ होता क्या है, सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो सोडियम कॉपर को अपनी जगह से हटा देता है और इस कॉपर की जगह पर खुद आ जाता है। तो यहाँ से देखिए 2Na जब यहाँ चले जाता है तो Na2 बन जाता है, और ये कॉपर यहाँ चला जाता है तो CuOH का होल ट्वाइस बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एक हमारे पास एग्जांपल और है बुक में, वो है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का,
और पोटेशियम क्लोराइड जब हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर पोटेशियम जो है वो सिल्वर को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, और यहाँ बन जाता है KNO3 जिसको बोला जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, और यहाँ हमारे पास Ag इस K की जगह आ जाता है जो बन जाता है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ हमारे पास बनता है। देखिए पोटेशियम जो था वो ज़्यादा मोर रिएक्टिव था, इसलिए वो सिल्वर को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे जो डिसोसिएशन रिएक्शन है वो क्या होती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ये बहुत अलग अलग टाइप की होती है, 3 टाइप की होती हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।